नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सतपुड़ा सिविल सर्विस में। आज हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक की भारतीय राज्यव्यवस्था का। इसमें पहला प्रश्न है, आप उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और वे श्री वैष्णववाद के दर्शन के सबसे सम्मानित आचार्य हैं। वे वेदांत और विशिष्टाद्वैत उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने भाष्य जैसी प्रभावशाली ग्रंथों की रचना की है। उपरोक्त प्रच्छेद में निम्न किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? तो ये वर्णन किया गया है श्री रामानुजाचार्य के बारे में वर्णन किया गया है। इनका जन्म जो है 107 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी डिटेल में चर्चा करते हैं क्या है। समानता की मूर्ति क्या होती है, इसमें चर्चा करते हैं। यह एक बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। यह मूर्ति पंच लोहा से निर्मित है, जिसका अर्थ है पंच धातुओं अर्थात सोना, तांबा, चांदी, पीतल और जस्ता का संयोजन है। ये पंच लोहा हो गया। श्री रामानुजाचार्य का आंतरिक गर्भगृह 120 किलो सोने से निर्मित है। यह संत द्वारा पृथ्वी पर बिताए गए 120 वर्षों की स्मृति से निर्मित किया गया है। अब श्री रामचंद्र के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 107 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। वैष्णववाद के दर्शन में सबसे सम्मानित आचार्य हैं। इन्होंने इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है दीप्तिमान। भक्तिवाद हेतु इनके दार्शनिक नींव भक्ति आंदोलन के लिए प्रभावशाली थी। ये वेदांत के विशिष्टाद्वैत उपविद्यालय के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने प्रभावशाली ग्रंथों की रचना की, जैसे ब्रह्मसूत्र, प्रभाष्य और भगवत गीता। ये सभी ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? सभी संस्कृत में लिखे गए हैं। जो सभी रचनाएं जो हैं संस्कृत में रचित इनकी रचना है। अब विशिष्टाद्वैत क्या होता है इसके देखते हैं। यह एक वेदांत दर्शन अद्वितीय शाखा है। यह विशिष्ट योग का अद्वैतवाद है, जिसमें केवल ब्रह्मा का एक तत्व है, लेकिन इसकी अद्वितीय विशेषता इसकी बहुलता है। इसकी विशिष्टता वेदांत और विशिष्टद्वैतवाद या विशेषज्ञ वेदांत के रूप में वर्णित किया जाता है। यह वेदांत दर्शन का एक शाखा है जो एक अंतर्निहित एकता के समस्त विधित्व के समा जाने की विश्वास रखता है। अगला, निम्न में विचार कीजिए। भारत के नागरिक संघ और राज्य दोनों के प्रति निष्ठावान होते हैं। भारत में केवल जन्म से ही नागरिक राष्ट्रपति के पद के पात्र होंगे। इसका आंसर होगा दोनों ही। इसमें क्या गलत हो सकता, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि जो यहाँ पर क्या है भारत में कि एक ही क्या है, एक ही नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर भारत में है। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति का प्रावधान जन्म से नहीं है, प्राकृतिक रूप से भी यहाँ पर जन्म जो है राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। जन्म का प्रावधान सिर्फ कहाँ पर है? अमेरिका जैसे देशों में है। डिटेल में, यदि भारतीय संविधान संघ एक दोहरी राज्य व्यवस्था केंद्र राज्य की परिकल्पना करता है, लेकिन यह एक नागरिकता प्रदान करता है। अर्थात भारतीय नागरिकता जैसे कनाडा है ना, भारत में नागरिक केवल संघ के प्रति निष्ठावान होता है। भारत में पृथक नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे अन्य संघीय राज्यों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया है। भारत में जन्म नागरिक और साथ में प्राकृतिक रूप से नागरिक दोनों राष्ट्रपति के पद के पात्र हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक पद के लिए पात्र होगा, ना कि प्राकृतिक रूप से नागरिक। अगला, मूल संरचना के सिद्धांत संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सर्वप्रथम केशवानंद भारतीय मामले में उत्पन्न हुआ था। यह भारतीय संविधान की कठोरता, लचीलेपन की भी संतुलन को कमजोर करता है। इनमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आंसर कौन सा होगा? इसका केवल एक सही होगा। कौन सा इसका होगा? यह केशवानंद भारतीय मामले क्या है? मामले से उत्पन्न हुआ है मामला, राइट। देखते हैं, भारतीय संविधान के विकास में जिस बात को दीर्घकालिक प्रभाव डाला है वह संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत है। सिद्धांत की न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास को निम्न तरीके से योगदान दिया है। इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को विशिष्ट सीमा निर्धारित की गई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी संशोधन संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकता है। ठीक, इसमें क्या है, जो कोई प्रावधान होगा जो मूल जो संरचना उसमें प्रावधान नहीं किया सकता। यह संसद को संविधान के किसी भागों को संशोधन या निर्धारित सीमाओं के भीतर की अनुमति देता है। संविधान में मूल संरचना या इसके मूल तत्वों का उल्लंघन करने वाले संसाधनों के बारे में न्यायपालिका का निर्णय अंतिम होगा। मूल संरचना का सिद्धांत स्वयं ही एक जीवंत संविधान का उदाहरण है।
संविधान इस सिद्धांत का उल्लेख नहीं है कि यह एक विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार न्यायपालिका और इसकी व्याख्याओं के माध्यम से ही औपचारिक संशोधन के बिना संविधान में व्यावहारिक रूप से संशोधन हुए हैं। सभी जीवन संविधान वाद विवाद, तर्क वितर्क, प्रतिस्पर्धा, व्यावहारिक राजनीति की प्रक्रिया से गुजर रही कर ही विकसित होते हैं। 1973 के बाद न्यायालय ने कई मामलों में मूल संरचना के मूल तत्वों को नष्ट करने का प्रयास किया है। अतः एक अर्थ में मूल संरचना के सिद्धांत कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन को और मजबूत किया है। संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन के दायरे से बाहर रखकर कुछ हिस्सों में संशोधन प्रक्रिया के अंतर लाने कठोरता और लचीलेपन में यह संतुलन निश्चित ही पुष्ट हुआ है। अगला अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के निम्न कौन सा सही होगा? दीवानी या फौजदारी मामलों में कोई एक पूर्व पद प्रभाव कानून अधिनियमित नहीं किया जाएगा। स्व अभिशंसन से सुरक्षा के अंगूठे के निशान और रक्त के नमूनों की सुरक्षा को शामिल है। किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में दोहरी क्षति से बचने के लिए न्यायालय के विभाग की कार्रवाई करना चाहिए। इसमें क्या है? तीनों ही क्या होंगे? इसमें तीनों ही गलत होंगे, क्योंकि इसमें जो है फौजदारी मामलों में नहीं होता है। सिर्फ जो किसमें जो कानूनी कार्रवाई होती है आपराधिक मामलों में ही क्या होता है? ये जो है अपराधी जो अनुच्छेद 20 लागू होगा। इसमें डिटेल में ऐसी में केवल आपराधिक कानून पर आरोपित होती है, ना कि नागरिक कानूनों पर या कानूनों पर। दूसरे शब्दों में नागरिक देयताएं या कर पूर्व व्यय के रूप में आरोपित किया जा सकते हैं। दूसरा भी गलत है। यह स्व अभिशमन के विरुद्ध संरक्षण का विस्तार नहीं है। भौतिक विषयों के आवश्यक उत्पादन पर, अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर, रक्त के नमूने अनिवार्यता पर, इस किसी इकाई की प्रदर्शनी की अनिवार्यता तक। दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा का मामला केवल एक कानूनी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष ही उठाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह विभागीय या प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष सुनवाई में लागू नहीं है, क्योंकि यह न्यायिक प्रकृति के नहीं है। अगला संविधानवाद समिति के सरकार का दर्शन है। भारतीय संविधान की निम्न में कौन सी विशेषताएं दर्शन के परिवर्तन बनाती हैं? मूल अधिकार, राज्य की नीति निस्सत्व, मूल कर्तव्य, है ना। इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? तो इसमें कौन सा होगा? एक राज्य की नीति निस्सत्व और मूल कर्तव्य होगा। इसका आंसर बी, सॉरी इसका आंसर केवल एक आएगा। क्या होंगे? मूल अधिकार जो है इसके संविधान समिति के संगत दर्शन हैं। डिटेल में संविधानवाद समिति के सरकार के संदर्भ में दर्शाता इसका अर्थ होता है सरकार को प्रदान की गई शक्तियां असीमित नहीं हैं बल्कि सीमित हैं। मूल अधिकार सरकार की शक्तियों की सीमाओं पर कार्य करती हैं। मूल अधिकार क्या है? सरकार की शक्तियों की सीमा के रूप में कार्य करती हैं। जैसे राज्य को नागरिकों की वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। यदि सरकार इन अधिकारों को सम्मान नहीं करती है तो पीड़ित नागरिक इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायपालिका की सहायता ले सकता है। इस संदर्भ में प्रतिबंधों के रूप में कार्य कर सकते हैं। लेकिन राज्य की नीति तत्व सरकार पर प्रतिबंध सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि यह परिवर्तनीय नहीं है। यह देश के शासन के लिए मौलिक सिद्धांत है। मूल कर्तव्य वास्तव में सरकार पर नहीं अपितु नागरिकों की आरोपित प्रतिबद्ध सीमाओं के मूल सरकार के कामकाज को सीमित नहीं करते हैं। अगला यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रपति मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन में निलंबित नहीं किया जा सकता। उपकथनों में कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? केवल 2। डिटेल में अनुच्छेद 358 360 मूल अधिकारों का राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छोड़कर निलंबन के संबंध है। मतलब 359 में क्या है? अनुच्छेद 20 और 21 छोड़ देंगे तो सभी क्या हो जाएंगे? निलंबित हो जाएंगे। और 58 में सिर्फ 19 जो है को ही निलंबित से संबंधित है। अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19
तहत प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं। किसके अंदर? 358 के अंतर्गत। इन्हें निलंबन की किसी पृथक आदेश की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कोई आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। और 358 लगता है तो स्वतः ही क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। 44 संशोधन द्वारा 1978 में अनुच्छेद 358 व्यापक तरह 2 तरह के प्रतिबंध लगा किया गया। प्रथम, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में केवल युद्ध व बाह्यकरण के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में ही निलंबित किया जाता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। लिखतन नहीं। केवल उन विधियों को आपातकाल संबंधित है जो चुनौतियां नहीं दी सकती, तथा ऐसी विधियों के तहत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 358 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। इसका तात्पर्य है कि अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया सकता, किंतु उनका प्रवर्तन निलंबित होता है। सैद्धांतिक रूप से ये अधिकार जीवित रहते हैं, लेकिन इनके तहत उपचार प्राप्त करने का अधिकार निलंबित होता है। प्रवर्तन से निलंबित केवल उन मूल अधिकारों से संबंधित है जो राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट होते हैं। अब 40 संशोधन द्वारा 1978 ने अनुच्छेद 358 व्यापक रूप से 2 तरह का प्रतिबंध किया है। प्रथम, राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रथम मूल अधिकारों के प्रवर्तन न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है ना। अन्य शब्दों में कहें, अपराधों के निर्दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल के दौरान भी परिवर्तनीय रहते हैं। 2, केवल उन्हीं विधियों को चुनौती का संरक्षण है जो आपातकाल संबंधित है, अन्य विधियां या कार्यों को नहीं जिनके तहत अथवा बनाए नहीं। भाषाई आधार पर विशेष अधिकारों के संबंध में विचार कीजिए। इनका उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350B के तहत किया गया था। यह संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों के लिए उपबंधित रक्षो उपाय संबंधित सभी मामलों की जांच कर सकता है। इसका आंसर होगा ना ही 1 ना ही 2। सॉरी, क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसके उपबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358B के तहत इसका किया गया था। मूल रूप से संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 353 से 55 इस संबंध में सिफारिश की गई थी। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 356 ने संविधान के भाग 17 में एक अनुच्छेद 350 के स्थान स्थापित किया। लेखन सही होगा। उपबंध कौन कौन से हैं? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। विशेष अधिकारियों को यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षो उपाय से संबंधित सभी विषयों की जांच करे। वह राष्ट्रपति के ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट करेगा जिनमें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। कथन दूसरा सही नहीं। अगला, सरकार निम्न कौन से पहले राजनीतिक तत्वों को प्रभावी बनाते हैं? पहला, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, दंडा प्रगति संहिता 1973 को अपनाना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी प्रदान करना। वृद्धा पेंशन योजना 65 वर्ष होगा। दंड प्रगति संहिता, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये सभी क्या होंगे? पहले राज्य की नीति तत्वों को प्रभावी बनाते हैं। ठीक। अगला, नीति आयोग में टीम इंडिया बिग में शामिल हैं प्रधानमंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रत्येक राज्य और कार्य मंत्रियों का प्रतिनिधि, राज्य क्षेत्र के शीर्ष और प्रतिनिधि विशेषज्ञ विद्वान, राज्य की नीति आयोग के साथ काम कर रहे युवा विद्वान और छात्र इंटर्न। इसका आंसर क्या होगा? इसका कौन है? टीम इंडिया बिग में शामिल कौन होगा? टीम इंडिया बिग में शामिल होगा प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल इसमें होंगे। नीति आयोग विशेषताएं देख लेते हैं। एक होती है शोध शाखा, परामर्श शाखा और टीम इंडिया शाखा। टीम इंडिया शाखा में क्या होता है? इसमें प्रत्येक राज्य मंत्रालय प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रत्येक राज्य और मंत्रालय के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं या राष्ट्रीय सहयोग के स्थायी मंच के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक राज्य मंत्रालय की नीति आयोग निरंतर उपस्थिति एवं सहभागिता है। सभी विकास संबंधी मामलों पर समर्पित संपर्क अंतरापृष्ठ के रूप में राज्य मंत्रालय और नीति आयोग के बीच
एक प्रत्यक्ष संचार चैनल स्थापित करते हैं। शोध शाखा यह एक समर्पित थिंक टैंक के रूप में एक अंतःग्रह प्रक्षेत्रीय विशेषता विकसित करती है, जिसमें शोध विषय, विशेषज्ञ और विद्वान शामिल होते हैं। अगला, भारतीय संविधान नागरिकों को निम्न में किन की गारंटी देता है? प्रतिष्ठा की समानता, अवसरों की समानता, परिणामों की समानता, विधि की समझ समानता। इसमें कौन सा होगा? इसका आंसर होगा केवल डी होगा। कैसे? प्रतिष्ठा समान देता है, अवसरों की देता है और विधि की समझ देता है कि परिणामों की समानता में नहीं दी गई है। प्रतिष्ठा समानता क्या होती है? प्रतिष्ठा समानता का तात्पर्य होता है सभी नागरिकों को कुछ मामलों में समान दर्जा प्राप्त होता है, जिनमें नागरिक अधिकार, वाक स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार आदि शामिल होते हैं। अनुच्छेद 17 और 18 का उद्देश्य प्रतिष्ठा की समानता को उपबंध करना है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और 18 उपाधियों का अंत करता है। ये क्या होगा? प्रतिष्ठा में समानता हो गई। अवसर समानता क्या होती है? अवसर समानता में सभी लोगों के साथ पूर्वग्रहों और या वरीयताओं से मुक्त सामान्य व्यवहार से उत्पन्न होती है, सिवाय जब इनके अपवादों में स्पष्ट रूप से उचित ठहराव जा सकता है। इसका तात्पर्य होता है कि उन्नति के अवसर सभी इच्छुक लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। संविधान का उद्देश्य समाज में वंचित वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार क्रमशः कौन सा अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण के लिए प्राप्त करना है। इसमें क्या होगा? जो रोजगार प्राप्त होंगे उसमें 15-16 में जो आरक्षण दिए गए हैं उन्हीं में उनको आरक्षण की समानता होगी। विधि की समानता क्या होगी? कि सभी को क्या होगा? अनुच्छेद 14 में स्पष्ट रूप से विधि के समय समानता का अधिकार और विधियों के उपबंध करता है। इसी के साथ ये टेक्स्ट समाप्त करता हूँ। इसको ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल सतपाल से जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।